हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सेकंड टॉपिक जो कि है ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में किस तरह से आपकी रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें जैसे कि बायोकेमिस्ट्री की जब आप बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज कहाँ पर जाता है। जब ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज की रिएक्शन जब होती है और जब वो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस को शो करता है ना, तो ग्लाइकोलिसिस को शो करने के बाद बनता है पायरुवेट, राइट। या तो आप उसको पायरुवेट बोल दीजिए या फिर पायरुविक एसिड बोल दीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अब क्या होता है कि एन एरोबिक कंडीशन में जब ये पायरुवेट होता है, ये पायरुवेट एन एरोबिक कंडीशन, एन एरोबिक कंडीशन, एन एरोबिक कंडीशन का मतलब आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मतलब कि एब्सेंस यहाँ पे किसकी होगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होगा, तो ये पायरुवेट जो होता है ना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एल्कोहल में। ठीक, ये एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और एरोबिक एसिड में जब एरोबिक एसिड होती है, मतलब एरोबिक रिएक्शंस होती है, सॉरी नॉट एरोबिक एसिड, जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है या एरोबिक कंडीशंस जब होती हैं तो उसके अंदर ये फॉर्म करता है क्या, लैक्टेट। ठीक, अब दूसरी जो एरोबिक कंडीशन है, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन आएगी यहाँ, लैक्टेट जो बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा पायरुवेट। ये जो एरोबिक कंडीशन होती है ना, इस एरोबिक कंडीशन में, इस एरोबिक कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी क्या, नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो ये जो पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट जो होता है ये एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और इस रिएक्शन को हमने क्या बोला था, पायरुवेट से एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होने वाली रिएक्शन को बोला था हमने लिंक रिएक्शन। और ये एरोबिक एसिड जो होता है ना, ये एरोबिक एसिड, सॉरी एरोबिक एसिड नहीं, ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन से बना है, एरोबिक कंडीशन जब थी तो बना, तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए आपके किस में चले जाता है, ये एरोबिक कंडीशन आपकी चली जाती है टीसीए साइकिल में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और उसके बाद में ये कहाँ चले जाता है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ से ये फॉर्म करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, और यहाँ से जो ETS है ना, ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो होती है ये मैक्सिमम एनर्जी यही प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब आप एक ओवरव्यू देख लीजिए कैसा है कि ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट का बनना कहलाया ग्लाइकोलिसिस, और ये एनारोबिक कंडीशन में अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है या फिर लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, उसके बाद में अगर इसको एरोबिक कंडीशन मिली तो एरोबिक कंडीशन के अंदर ये एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, और पायरुवेट का एसिटिल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट कहलाता है लिंक रिएक्शन। ये सेकेंड पार्ट था एरोबिक रेस्पिरेशन का। हमने देखे थे 4 पार्ट थे। पहला पार्ट ये ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, पायरुवेट से एसिटिल को एंजाइम ए बनना सेकेंड पार्ट है। ये एसिटिल को एंजाइम ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाता है, तो ये थर्ड साइकिल है, थर्ड पॉइंट। और ये टीसीए से ईटीएस में जाता है, ये फोर्थ। मतलब कि पहला ग्लाइकोलिसिस हमको पढ़ना था, दूसरा लिंक रिएक्शन पढ़नी थी हमको, तीसरी है आप जो देख रहे हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, चौथी ईटीएस, और फिर ईटीएस से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि कैसे हैं आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। जब भी आपसे पूछता है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप ये टेबल बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि दिस इज़ द ओवरव्यू। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने वाले हो तो उसका पहले ओवरव्यू ज़रूर दें कि ये ओवरव्यू है इस टॉपिक में, ऐसे ही आप फ्लो चार्ट के रूप में दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आप डिटेलिंग करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ग्लूकोज से मैंने आपको बताया ना क्या होता है। अब यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी है, ये वाली, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड और एल्कोहल। और ये जो लैक्टिक एसिड वाली है ना, जो फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस होती हैं, उनके अंदर भी बनता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसके बाद में
हम जो होती है ना वो एक एम्फीबोलिक पाथवे भी होता है, जिसको बोलते हैं हम क्या, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फी मतलब कि देखेंगे कि कॉम्बिनेशन में किस तरह से पाथवे है, कि मतलब एक ही जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो होते हैं इनका किस तरह से पाथवे एक जाके ख़त्म होता है एसिटिल कोएंजाइम ए के ऊपर। ठीक, सो वो बाद में देखेंगे। अभी हम अब स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ये जो टर्म है ना ग्लाइकोलिसिस, ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था ग्रीक वर्ड से, जिसमें ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर, ग्लाइकोस का मतलब है शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या फिर स्प्लिट करना, तोड़ देना। ठीक है, ये जो स्कीम है ना ग्लाइकोलिसिस की, ये दी गई थी किसके द्वारा, आपके 3 साइंटिस्ट थे। सबसे पहले सर थे गस्तव एम्बडेन, दूसरे थे आपके ऑटो मेयरहॉफ, ठीक, और तीसरे थे आपके जे पार्नस। ये जो 3 नाम दिख रहे हैं ना, अब इनके आप सरनेम जो देख रहे हो ना, अब इनके आप इनिशियल्स देखो कौन कौन से हैं। इनिशियल्स अगर आप इनके देखेंगे तो पहला है ई, एम्ब्रेम में आता है ई, ठीक, मेयरहॉफ में आता है एम, पार्नस में आता है पी, EMP, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस को ही हम बोलते हैं EMP पाथवे। अब आपको समझ में आया हम EMP पाथवे क्यों बोलते हैं। EMP पाथवे जो नाम है इनका, ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, E फॉर एम्बेडेन, M फॉर मेयरहॉफ एंड पार्नस फॉर P। सो ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ना, ये साइटोप्लाज्म में होती है। सेल जो है, सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होती है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उस क्वेश्चन का आप जरूर आंसर बताइएगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में करके राइट करके जरूर बताना कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द प्रोटोप्लाज्म। ओके, सो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करके बताइएगा हमको। ठीक है, इसको हम कॉमन पाथवे भी बोलते हैं। इट इज कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का कॉमन पाथवे, अब आपको समझ में आया। ग्लूकोज से पायरुवेट तो कॉमन ही है, उसके बाद में एनएरोबिक पाथवे जाए या फिर एरोबिक पाथवे कवर करे। समझ पा रहे हो, यहाँ से एनएरोबिक और ये एरोबिक पाथवे। लेकिन ये जो ग्लाइकोलिसिस आप देख रही हो तो कॉमन है ना, चाहे फिर ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट तो बनना ही है, पायरुवेट बनने के बाद में वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है या लैक्टेट में कन्वर्ट होता है या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। दैट इज द फर्दर प्रोसेस, वो बात की रिएक्शन है। लेकिन पहले तो ये आपके ये पायरुवेट तो बना ना सबसे पहले। ठीक, सो कॉमन पाथवे होता है, अब आपको समझ में आ गया। ग्लाइकोलिसिस जो होती है चेन होती है प्रोसेस की, जिसके अंदर 10 केमिकल रिएक्शंस होती हैं, टोटल 10 केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जहाँ पे पहली, तीसरी और 10वीं रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। ये भी आगे चल के हम देखेंगे। इस प्रोसेस के अंदर जो ग्लूकोज होता है ना, वो पार्शियल ब्रेक डाउन करता है, और पार्शियल ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुविक एसिड के। कितने मॉलिक्यूल बने पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल। सुक्रोज जो होता है ना, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब देखो आपको एक ट्रिक देता हूं, जब भी आप भूल जाओ कि जब भी आप कन्वर्ट, अगर आपको कभी डाउट हो कि माल्टोज का ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा, सुक्रोज का ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा, और आपके जो लैक्टोज है इनका ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा, तो इसको एक ट्रिक देता हूं मैं आपको याद करने की। आप एक सेंटेंस याद रखना जिसको बोलते हैं मसल। मसल तो समझ में पा रहे हो ना, मसल पावर बोलते हैं ना, तो मसल के गोल गोल फूले गाल। मसल के गोल गोल फूले गाल, मसल है, मसल की गोल गोल गाल है, लेकिन वो कैसे हैं, फूले हुए। अब यहां से आप कैसे याद रख सकते हैं, मसल मतलब कि
MSL, मतलब कि M फॉर माल्टोज, S फॉर सुक्रोज और L फॉर लैक्टोज। ये हो गया गोल गोल, मतलब कि गोल जो है ना, गोल गोल का मतलब है ग्लूकोज। गोल गोल मैंने कितनी बार लिखा है? 2 बार, मतलब कि पहले मैं लिखूंगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हो गया मसल के गोल गोल, यहाँ पे फूले एफ से क्या आएगा? फ्रक्टोज। गाल मतलब कि गैलेक्टोज आ गया, और ग्लूकोज कॉमन है सब में। तो मसल के गोल गोल फूले गाल, ये आपको ट्रिक हो गई, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि मैंने आपको बताया कि सुक्रोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है। उसके बाद में ये जो एंजाइम होता है ना, इन्वर्टेज, है ना, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में 2 मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, और ये दोनों बने ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये है क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो मोनोसैकेराइड, एक सिंगल यूनिट है। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मतलब कि सिर्फ एक यूनिट हो। ये जो देखते हैं ना अपन, एक ही यूनिट रहती है इनकी, ये एक सिंगल यूनिट है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोनो। डाई मतलब कि 2 यूनिट हो जाती है ऐसी, ठीक इस तरह से आपके 2 यूनिट हो जाती है इनमें, और यहाँ पे बॉन्ड लगा होता ओ वाला जो भी है जैसा वो, तो ये डाइसैकेराइड यूनिट हो जाती। और पॉली तो आप जानती है बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक। ये दोनों के दोनों जो आप देख रहे हो ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये इन्वर्टेज एंजाइम से बनते हैं सुक्रोज से, और मोनोसैकेराइड ये दोनों के दोनों ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर कर जाते हैं। ग्लूकोज जो होती है ना, ग्लूकोज जो होती है फेवर्ड सबस्ट्रेट होती है रेस्पिरेशन की। फेवर्ड जो सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन का ग्लूकोज ही होता है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होनी है चीज़ें? ग्लूकोज से। ऐसे कैसे ग्लूकोज से स्टार्ट हो जाएगी? देख लो भैया, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, ग्लूकोज से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ही तो रिएक्शन हो रही है, चाहे अल्कोहल, लैक्टेट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक जो भी बने हो, तो ग्लूकोज से ही रहा ना स्टार्ट। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि ग्रॉस प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस के क्या होते हैं और नेट प्रोडक्ट कितने होते हैं। ग्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है ओवरऑल पूरी ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में, ये जो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर टोटल बन कितना आ रहा है, मटेरियल टोटल कितना बन रहा है, वो है आपके ग्रॉस। और जो नेट है, मतलब कि कट पिट के इधर यूज होके उधर यूज होके हमको जो एक्चुअल मिल रहा है, वो कहलाती है आपके नेट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब देखो, जैसे कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एंड में, दोनों ही बनते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं NADH के, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो ATP के 4 मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन नेट कितने मिलते हैं? 2। क्यों 2 मिलते हैं? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल वापस से आपकी यूटिलाइज हो जाते हैं। अब देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस कैसी है। देखो, सबसे पहले ये आपको ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन है, आपको ये याद करनी पड़ेगी। याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन एक पेज निकालिए और ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन शुरू से लेके स्टार्ट कर दीजिए लिखना। जितना ज़्यादा आप लिख कर इसको याद करेंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बायोकेमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहला टास्क जो आप करो वो ये है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर जितनी भी साइकिल्स हैं उन साइकिल्स को सबसे पहले फिनिश करने की कोशिश करिए। जैसे कि यूरिया साइकिल हो गया आपके, या आपकी ग्लाइकोलिसिस, स्क्रैप साइकिल, उसके बाद में आपकी बहुत सारी होती है, टायरोसिन, और जितनी भी हैं आपकी जो भी फ्लो चार्ट्स बनते हैं वो सब आपको याद करना पड़ेगा। आई थिंक ऑलमोस्ट 17 to 17 ऐसी साइकिल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर आप जिसके अंदर डिनोवो सिंथेसिस जो है आप उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। हालांकि बहुत कम पूछी गई है, डिनोवो सिंथेसिस है वो भी। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, जो नया क्वेश्चन था, प्यूरिन और पिरिमिडीन का सिंथेसिस जो था वो उनने पूछा था। तो जिस बेसिस पर वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस बेसिस पे आपको एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। टॉपिक सारे कवर करके जाने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हर टॉपिक्स में से पूछेगा, और इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं आप पेपर में कि आपको सारे के सारे टॉपिक आना चाहिए तो ही पेपर सिंपल लगेगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि कितना हार्ड पेपर दे दिया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन। तो देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, और यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल लग रहा है, एक ATP मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन हो रहा है ADP में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना,
फिर आइसोमरेज जो है, अब देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट, थर्ड और 10th रिएक्शन जो है वो आपके इरिवर्सिबल है, मतलब पहली रिएक्शन मैंने एक एरो लगाया नीचे, इरिवर्सिबल है, सेकंड में ऐसा डबल वाला लगाया मतलब रिवर्सिबल है, फर्स्ट इरिवर्सिबल है, थर्ड देखो थर्ड रिएक्शन भी इरिवर्सिबल है, उसके बाद में आप ये देखो 10th वाली जो है ये भी आपके इरिवर्सिबल है, ठीक है, ये इरिवर्सिबल है। उसके बाद में अगर आप देखो तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। जब ये देखो, अब जब आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो बना दिया हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, आपको सबसे पहले ये एज इट इज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। जब ये रिएक्शंस आपको एज इट इज़ याद होंगी ना, तब आपके चांसेस हैं कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। सो लिखकर याद करने की कोशिश करें, लिख के बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है। सो एक से एक और कोड डालिए पूरा लिख कर, कितना टाइम लगेगा इसको, 12th लेवल पर भी अपन पढ़ते हैं, तो आई होप इतना तो है कि अपने को वापस से इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा इनके ऊपर। सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में वापस से एटीपी यूटिलाइज हो रही है। अब देखो क्या है, ये रिएक्शन बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये रिएक्शन ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड लेके जा रहा हूँ तो ग्लाइकोलिसिस बनी है, लेकिन अगर क्या करूँ मैं पायरुविक एसिड से अगर ग्लूकोज बनाऊँ, तो ग्लूकोज को बनाना मतलब पायरुविक एसिड से ग्लूकोज के बनने को क्या बोलते हैं, चलिए आप मेरे को बताइएगा। आप देखिए एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से फर्स्ट, थर्ड और 10th रिएक्शन जो वो इरिवर्सिबल है। अब अगर मैं क्या करूं कि ये 10th जो रिएक्शन, अब देखो ये रिवर्सिबल है, मतलब इनसे ये आपस में बन जाएंगे कंपाउंड, ये आपस में बन जाएंगे, ठीक, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ प्रॉब्लम आ रही, जैसे 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से अगर पायरुविक एसिड बना, या फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वापस से ग्लूकोज नहीं बनेगा। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या, ग्लूकोज बन रहा है क्या वापस, नहीं। अगर मैं इस रिएक्शन को ओवरकम कर जाऊँ तो पायरुविक एसिड से मैं ग्लूकोज बना सकता हूँ, नॉट इटसेल्फ ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन और 10th रिएक्शन, ये आप कंसेप्ट समझ लेंगे ना एक बार, तो यहाँ से आपका जो आगे आने वाला एक और कंसेप्ट है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस अगर आती हो ना, तो यूं चुटकियों में आप कैच कर लोगे उसको, ठीक। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बनाया, बिस फॉस्फेट बना, जिसमें एटीपी लगा, मतलब एटीपी के अभी तक कितने मॉलिक्यूल लग गए, 2 मॉलिक्यूल लग गए हैं। उसके बाद में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, मैग्नीशियम एंजाइम, मतलब मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, ये काइनेज जो शब्द देख रहे हो ना, फ्रक्टोकाइनेज मतलब फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज के ऊपर फ्रक्टोकाइनेज लगा, वो भी कौन सा, फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मतलब कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यहाँ एंजाइम लगेगा, उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन ना शो करते हुए रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, किसमें कन्वर्ट होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के बाद से सारे के सारे जितने भी कंपाउंड बनेंगे ना मॉलिक्यूल्स, वो 2 बनेंगे, ठीक। सो ये 2 मॉलिक्यूल बने। अब क्या होता है एल्डोलिस की प्रेजेंस में, ये जो रिएक्शन है ना, ये टॉटोमेरिज्म, या फिर आप बोल सकते हो नॉट टॉटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक ही कंपाउंड के 2 अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब भी आप इतना समझिए आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक। तो ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ना, ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आपके कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है आइसोमेरेज एंजाइम की प्रोसेस में। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से रिएक्शन कवर होगी, या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से आगे की फर्दर रिएक्शंस होगी। मोस्टली जो सबसे स्टेबल है वो ये है, तो इसीलिए यहाँ से रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जब बना, तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, या फिर आप इसको 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। या तो आप ग्लिसरेट बोल रहे हैं, सबके पीछे ATE8 लगाएं, या फिर एक एसिड लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा, ठीक। मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से आपके बना 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल ऐड हुए, 2 NAD प्लस आयन 2 NADH प्लस 2H प्लस आयन कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि क्या बोलूँ मैं कि 2 NAD प्लस आयन 2 NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 NADH2, क्योंकि देखो 2 H प्लस आयन यहाँ से निकल गए, अगर यहीं मैं जोड़ दूँ आपस से तो 2 NADH2 हो जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे आपके लगा,
लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, आईपी का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो कि है यहाँ के H3PO4, ये साइकिल में यहाँ एंटर करता है और फिर 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फिर यहाँ पे देखो अभी तक क्या हो रहा था कि एटीपी से एडीपी बन रही थी, एटीपी से एडीपी बन रही थी, तो क्या हो रहा था, एटीपी से एडीपी बन रही थी, मतलब एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे एडीपी से एटीपी बना है, कंफ्यूज मत होना, एडीपी से एटीपी बना है। अच्छा चलिए ठीक है, आप मेरे को एडीपी और एटीपी का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। ठीक है, एटीपी जब बना, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बने, ट्रांसफॉस्फोराइलेज, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो ट्रांसफॉस्फोराइलेज, सिस और ट्रांस वाला फैक्टर यहाँ पे आता है। जब आप इनकी स्ट्रक्चर साथ में देखोगे ना रिएक्शंस में, तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, इजीली क्लियर होगा। तो ट्रांसफॉस्फोराइलेज की एंजाइम्स की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। फिर ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपके 2-फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता। अब देखो यहाँ पे हमने 2 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ किए थे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ निकल गए, यहाँ से रिएक्शन से बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे रिएक्शन में एंट्री ले रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल, कंफ्यूज ना होना, ठीक। उसके बाद में इनोलेज एंजाइम बना, ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब 2 मॉलिक्यूल बाहर निकले तो इनोलेज एंजाइम वहाँ पे यूज़ हुआ, तो 2-फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड बना, और 2-फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड से बना आपके पायरुविक एसिड। यहाँ पे 2 एडीपी के मॉलिक्यूल 2 एटीपी में कन्वर्ट हुए, मतलब कि समझ रहे हो आप, 4 मॉलिक्यूल ये 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, और NADH भी है। अभी इनका हम एनर्जेटिक्स भी देखेंगे कि एनर्जेटिक्स कहाँ यूज़, किस तरह से एनर्जेटिक्स इसका यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम है। तो दिस इज़ दी ऑल ओवर ग्लाइकोलिसिस अबाउट, यहाँ पे ये ग्लाइकोलिसिस की साइकिल्स होगी, देख पा रहे हो आप, ये ग्लाइकोलिसिस की साइकिल्स होगी। अब हम बात करेंगे इसमें फर्दर किसकी, हम बात करेंगे अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं लिंक रिएक्शन की, हम बात कर लेते हैं पहले एनर्जेटिक्स और सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा लिंक रिएक्शन क्या। एनर्जेटिक्स और सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो पहली रिएक्शन जो होती है वहाँ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, वहाँ एक एंजाइम, मतलब एक एंजाइम नहीं, एक एटीपी वहाँ पे यूज हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था, बन नहीं रहा था, वहाँ पे हमको एक एटीपी देनी पड़ रही थी, इसलिए कंज्यूमशन में एक एटीपी हमने वहाँ लिखी है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जब बना तो वहाँ पर भी हम एक दे रहे थे। अगर आप देखो तो जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो एक कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है। सिमिलरली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जब बना, मतलब कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हो रहा है, यहाँ पर भी एक एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बना, मतलब कि ये कौन सा, ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बना तो यहाँ पे 2 NAD के आयन यूज हो रहे हैं और 2 NADH2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे एटीपी क्या हो रही है, बन रही है, यहाँ पे एटीपी बन रही है। 2 मॉलिक्यूल हैं NADH के, मतलब एक, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि NAD का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है, FAD का 2 मॉलिक्यूल के बराबर होता है ATP के, और GTP जो होती है, ये GTP आपके यूज़ होती है किसमें, आपके GTP आपके एक ATP मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपके NADH के निकल रहे थे, मतलब कि 3 के बराबर एक मॉलिक्यूल है, तो कितने टोटल ATP जनरेट हुई, एक NADH2 है तो 3 ATP, तो 2 NADH2 हो गई तो कितने ATP, 6 ATP वहाँ बन रहे हैं। सिमिलरली जो आपकी 7th रिएक्शन है, जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरेट एसिड बने, या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट आप जो बोलना चाहें, मतलब कि कौन सी रिएक्शन, ये देखो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 ATP यहाँ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ कितनी ATP बन रही, 2, क्यों, क्योंकि एक ATP एक मॉलिक्यूल के साथ बन रही है, लेकिन वहाँ कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल थे, 2, इसलिए यहाँ पर 2 ATP बनेगी, ठीक। सिमिलरली जो लास्ट रिएक्शन है जिसमें फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से जो पायरुविक एसिड बन रहा है, वहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल है, देखो
फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड, मतलब कि 2 एडीपी के मॉलिक्यूल 2 एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है जो पायरुविक एसिड काइनेज की प्रेजेंस में है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए 2 एटीपी यहाँ पे जनरेट होगी। ठीक, अब देखो टोटल कितनी बनी, 6 7 8 9 10 एटीपी तो टोटल बनी, और जिसमें से कितनी यूज हो गई, 2। तो नेट गेन हमको जितना चाहिए था, जो नेट गेन चाहिए था वो कितना है, टोटल गेन माइनस टोटल कंज्यूमशन, कितना टोटल बना, 10 तो बना, माइनस कंज्यूम कितना हुआ, 2। ये 2 कंज्यूम हुआ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल, तो 8 एटीपी जो होती है हमको एक ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन से मिलती है। तो दिस इज दी एनर्जेटिक्स। आप इसको एनर्जेटिक्स को ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, कि इसकी ग्लाइकोलिसिस क्यों जरूरी है। ये जो पाथवे आप देख रहे हो ना, दिस पाथवे इज यूटिलाइज बाई ऑल द सेल्स। ये जो पाथवे होता है ना, ये सारी की सारी सेल्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करे, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करे, इट डजंट मैटर। क्यों, क्योंकि हमने देखा ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे। ठीक, सो ये स्टोर हो जाती है एटीपी और एनएडीएच के फॉर्म में, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ये जो होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट दोनों के अंदर होती है। सिमिलरली ये जो होती है ना, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर होती है, कॉमन पाथवे इसीलिए बोलते हैं इसको। 3 पॉइंट हो गए आपके। अब जो प्रोसेस होती है ना ग्लाइकोलिसिस की, ये साइटोसोल के अंदर होता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। किन ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करा के आपके एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया जिनके अंदर नहीं है, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, उनके साइटोसोल में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि उनके साइटोसोल में ही ग्लाइकोलिसिस हो रही है जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और उनका सिर्फ इकलौता यही सोर्स होगा जहाँ से एनर्जी वो ले सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलिसिस का होता है वो पायरुवेट होता है, जो कि एक इंटरमीडिएट होता है अदर प्रोसेसेस के लिए। जैसे कि पायरुवेट जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, फैटी एसिड सिंथेसिस या फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो होती है, उसमें वो इंटरमीडिएटेड प्रोडक्ट के रूप में एक्ट करेगा। तो जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का फिर वो फेट डिसाइड करेगा कि पायरुविक एसिड किधर जाना चाहता है। नहीं समझ में आया, देखो मैं बताता हूँ। हमने जो ये वाला पॉइंट देखा था, ये वाला, ये कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ये पायरुविक एसिड फिर किस रिएक्शन में आपके एंटर करता है ना, वो मैटर करता है। फर्मेंटेशन में चले जाए तो लैक्टिक एसिड बना दे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाए तो अल्कोहल बना दे। पायरुवेट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में एसिटिल को एंजाइम है, फिर फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा आप, आपको समझ में आ रहा है कि इरिथ्रोसाइट क्या होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी। ठीक है, इरिथ्रोसाइट का आरबीसी, ये इरिथ्रोसाइट जो होती है डिराइव होती है कहाँ से, लैक्टिक एसिड से। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से डिराइव होती है, उसके बाद में इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब आपको समझ में आया कि ये जो लैक्टेट आपका बन रहा था, ये जो लैक्टेट आपका बन रहा था, ये किसके लिए हो रही है, कहाँ पे हो रही है, आपकी जो आरबीसीज होती हैं, बोले तो इरिथ्रोसाइट्स। आपके इरिथ्रोसाइट्स में ये पाथवे जा रहा है, पायरुविक एसिड से आपके आरबीसी में लैक्टेट बन रहा है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू आपके लैक्टेट बनेगा। तो ये आरबीसी में जा रहा है पाथवे आपका। उसके बाद में ग्लाइकोलिसिस जो होती है इंटरकनेक्ट करती है विथ ईच अदर प्रोसेस सच एज लैक्टेट एंड इथेनॉल फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल फर्मेंटेशन में ट्रांस एमिनेशन जो होती है, जिसमें आपके मतलब ग्रुप जो होती है, चार्ज चेंज हो जाता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। ट्रांस एमिनेशन होती है ताकि वो एलेनिन को फॉर्म कर सके, या फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो होता है उसमें जाए, या फिर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो होती है, एक्सेट्रा। सो दिस इज दी ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शंस जो होती है वो किस तरह से शो होती है, उसका एनर्जेटिक्स क्या है मैंने आपको ये भी बता दिया है, और एनर्जेटिक्स के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ग्लाइकोलिसिस का सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सो आपका ग्लाइकोलिसिस वाला पोर्शन कंप्लीट खत्म होता है। सो जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको कंटेंट हमारा किस तरह से लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर अभी देखो सब लाइन से करेंगे, सिंपल सा है ना। जैसे ग्लाइकोलिसिस अभी हमने कवर करा,
तो ग्लाइकोलिसिस के बाद में अब हम देखेंगे लिंक रिएक्शन क्या होती है, फिर टीसीए साइकिल देखेंगे, फिर ईटीएस देखेंगे, ठीक है। तो लिंक ये साथ में हम देखेंगे, तो आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।